नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की प्राइसेस की तो करेंगे ही, साथ ही साथ जिस तरह का फिर से यहां पर काउंटिंग हुई है नवंबर में, जो सोने का इंपोर्ट रिकॉर्ड हाईस पे बता रहा था कि मंथ ऑन मंथ डबल हो गया है, पिछले साल से 4 गुना बढ़ गया है। उस नंबर में अब यहां पर एक फिर से काउंटिंग की गई है। क्लियरली डबल काउंटिंग कहीं पर थी और अगर पिछले जो पहले का डेटा था यहाँ पर मिनिस्ट्री का जो 170 टन था, अब वो 117 टन बताया जा रहा है। तो क्या है ये कंसर्न्स यहाँ पर और कैसे इसको सही किया जाएगा, कैसे इसे रीड किया जाए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली हमने अब बनते हुए देखी है, लेकिन मार्केट्स अभी भी यहाँ पर बुलिश हैं। तो क्या है क्रूड के एनालिसिस बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर हल्दी की, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन मार्केट्स को लगता है कि ये साल यहाँ पर इस मसाले के लिए पॉजिटिव रह सकता है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजेपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब्यसाची रे हैं, साथ ही प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सब्यसाची जी, आपसे पहले बात करना चाहेंगे। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमने बात की थी और मैंने आपसे कहा था नवंबर में रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है, और आपने कहा था अगर हुआ भी है तो दिसंबर में नहीं होगा क्योंकि इतनी डिमांड ही नहीं है और ये नंबर्स हमें देखने होंगे। एंड क्लियरली हमने वो नंबर्स और आपने जो कहा था वो एकदम सच होता हुआ यहाँ पर नजर आया। थैंक यू मनीषा। ये जो आपको हम लोग तब भी बोला है और तब उनके बाद हम लोग खुद हम लोग जाके थोड़ा ड्राइंग बोर्ड में चर्चा भी किया है कैसे ऐसे हो गया है, क्योंकि उसके जरिए टोटल जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी है ना वो डिफरेंशिएट होने वाला था। तो उसी के लिए जब हम ड्राइंग बोर्ड में गया तब हम लोग क्या देखा, इनफैक्ट उसके बाद हम प्रेस में भी हमारा चेयरमैन आके बोल भी दिया कि हम लोग फिर देख रहे हैं, इतना हो नहीं सकता है। तो हमारे चेयरमैन थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भी दे दिया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या हुआ है हम लोग टेक्निकली आपको समझाते हैं। मनीषा, आप बहुत दिन से कवर कर रही है, आप यू कैन अंडरस्टैंड। ये जो एसीजेड है ना हमारा कंट्री में फ्री ट्रेड जोन है, उधर पर FTWZ बोला जाता है, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन। तो हमारा कंट्री में गोल्ड का बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, तो उसी के लिए जो सप्लायर्स है, फॉरेन सप्लायर्स है, जैसे JP मॉर्गन है, स्टैंडर्ड्स बैंक है, एक्सेट्रा, ये सप्लायर्स FTWZ में गोल्ड को इंपोर्ट करके स्टोर रखता है। तो वो क्या होता है कि एसीजेड का एक बिल ऑफ एंट्री होता है, एसीजेड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके उधर पर वो स्टोर करते हैं। और वो स्टोरेज का उसका जो आप स्टेटस जो बोलेंगे, स्टेटस वो एग्जैक्टली है, स्विट्जरलैंड में स्टोर्ड है, ये इधर स्टोर्ड है, एक ही है। वो बेसिकली फ्लोटिंग स्टॉक उधर पर रहते हैं FTWZ में। उसके बाद इंडियन जो इंपोर्टर है, जैसे ये बैंक्स है, नॉमिनेटेड एजेंसी है या बड़ा ज्वेलर है, वो जब इंपोर्ट का रिक्वेशन देते हैं तो उधर से लेट्स से JP मॉर्गन या स्टैंडर्ड बैंक जो फॉरेन सप्लायर्स है उसको जब देते हैं, तब वो एसीजेड का बाहर आता है। तब ये जो इंडियन बायर्स है वो एसीजेड में जाके, कस्टम्स में जाके रादर, एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है। तो एसीजेड बिल ऑफ एंट्री और इंपोर्टर का जो बिल ऑफ एंट्री, ये दोनों डिफरेंट होता है। तो इंपोर्टर का बिल ऑफ एंट्री कस्टम्स का खाता में इंडियन इंपोर्ट काउंट किया जाता है ना। अभी क्या हुआ है, पहले आपको याद है कि एसीजेड ऑनलाइन बोल के एक सिस्टम था जो एसीजेड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखता था, ठीक है ना। जी। और हमारा आइस गेट सिस्टम कस्टम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखता था। ये करेक्ट। जुलाई से ये दो सिस्टम एक हो गया है। इनफैक्ट आप भी कवर किए हैं, हमारे एक्सपोर्टर बहुत सारा दिक्कत आया उसके लिए एसीजेड के एक्सपोर्टर्स को। तो राइट। वो जो है वो तब जब हो गया तब ये दोनों अलग करना चाहिए था। अभी क्या हुआ, वो जो बिल ऑफ एंट्री है वो भी कस्टम साइज गेट में आ गया है, तो उसमें से तब शॉर्ट ऑन उधर पर स्टोर किया वो आ गया, और इधर एक बार इंपोर्ट किया तो डबल बार वो अकाउंट, दो बार वो इंपोर्ट को पकड़ा गया है। ये करेक्ट। हम जो बोल रहे हैं ना, ये हमारा रिसर्च से बोल रहे हैं। आई एम नॉट गिविंग एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट। आप समझ लीजिए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट शायद कॉमर्स डिपार्टमेंट से बाद से आएंगे, बिकॉज ये जो उनका कॉमर्स डिपार्टमेंट जो विंग है जो स्टैटिस्टिक्स रखता है, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके या पास से कस्टम से डेटा आता है, ईच श्योर। शिपिंग बिल का डेटा आता है। तो अभी ये जो डबल अकाउंटिंग है, क्योंकि ये सिस्टम एक हो गया है जुलाई से, ये एक हो गया है सिस्टम। उसके बाद शायद इंटरनली ये सिस्टम में कुछ ये लोग चेंज नहीं किया, उसी के लिए ऐसा हुआ है। तो दिस इज श्योर। व्हाट वी हैव अ हंच एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो डबल अकाउंटिंग है वो हो गया था। तो अभी जी। 2-3 महीने का जो है वो ठीक कर लेंगे, तो गोल्ड का जो इंपोर्ट है करीब करीब लास्ट जो 3 साल 5 साल उसके थोड़ा नीचे ही होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए हमारा ऐसा assessment। मानना है। ओके सब्यसाची, इफ आई कैन टेक यू थ्रू द नंबर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा करेक्ट होके आया है उसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी पहले ज्यादा इंपोर्ट्स दिखाए गए थे, Yes. जो इन्होंने यहाँ पर करेक्ट कर दिए हैं। Yes. पर जुलाई में 5.5 टन था, अगस्त और सितंबर में 13-18 टन जैसा था।
नाउ अक्टूबर की अगर बात करें तो यहाँ पर 39 टन्स डीजीसीआईएस ने रिवाइज डाउन किया है Yes. और नवंबर में 53 टन्स यहाँ पर करेक्ट किया है। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 2 महीने के लैग से आती है तो वो आनी बाकी है, लेकिन डीजीसीआईएस का डेटा यहाँ पर आ चुका है। आप कहेंगे नाउ बिकॉज अब इसको इतना फुल ब्लोन कर दिया गया है, अब हम यहाँ पर कोई एरर नहीं देखेंगे और इसको रिकंसाइल कर दिया जाएगा? हमारा हिसाब से और भी थोड़ा एक 2-5 टन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि स्टिल दे आर रिकंसिलिंग द फिगर जितना हम Yeah. है, बट ठीक है, ये मोर और लेस ये फिगर लेके चल सकते हैं। और आप ये फिगर का जो ट्रेंड आप देखेंगे, जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके साथ ये एक ही रह गया है, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन का पहले सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है, और गोल्ड आप रेगुलर रिपोर्ट करते हैं तब भी हम बोला था गोल्ड का थोड़ा रेट जब कम होता है तो थोड़ा ज्यादा इंपोर्ट होता है। तो बेस्ड ऑन दैट ये जो अभी जो फिगर आ रहा है हम लोग के हिसाब से मोर और लेस ये जो है हुआ है असल जो फिगर है उसका नजदीकी होगा या करेक्ट होगा। अच्छा, ये तो ऑफकोर्स यहाँ पर गोल्ड की बात हुई, जिसमें थैंक यू फॉर क्लैरिटी देने के लिए कि क्या रीज़न है कि यहाँ पर हमने ये गलती आते हुए देखी है, और ऑफकोर्स उसे रिकंसाइल अभी भी यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही साथ एक बाजार को और भी चिंता है, और ये चिंता नवंबर से है जब हमने वो रॉन्ग नंबर्स आते हुए देखे थे कि अरे इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो गया, उसका इफेक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पे आया, और फिर ये बात हुई कि क्या इसको रिव्यू किया जाएगा जो इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पर सरकार ने काटी है। क्या वो कंसर्न्स अब हम सोच सकते हैं कि नहीं है? इस बजट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मनीषा जी, ये बजट में हमारा ये बिफोर ये सब जो करेक्शन हुआ है उसके पहले ही हम लोग जब बजट प्री बजट मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिला तो हम लोग का सबसे बड़ा यही डिमांड था कि आप जो ये बहुत एकदम पॉजिटिव स्टेप जो लिया है लास्ट ईयर, रिड्यूसिंग द इंपोर्ट ड्यूटी, वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जो इकोनॉमी में गोल्ड का जो योगदान है वो बहुत बढ़िया है। हम लोग सब जानते हैं कि ये जो स्टडी अभी एक रिसेंट एक डेलॉयट का स्टडी हम देख रहा था, उसमें जो बोला है कि ये 140 टू 160 बिलियन डॉलर्स तक हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो गोल्ड ज्वेलरी का इंडस्ट्री है वो पहुंच सकता है बाई 2030। तो ये जो है, और इधर पर वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि ऑर्गेनाइज रिटेल जैसे ग्रो कर रहा है हमारा कंट्री में ऑफ ज्वेलरी, तो नेक्स्ट 2-3 साल में 2,500 से 3,000 स्टोर आने वाला है खाली ऑर्गेनाइज रिटेलर्स का। छोटा स्टोर आप छोड़ दीजिए। तो ये जो 2,500-3,000 स्टोर, इसमें कितना एम्प्लॉयमेंट हो सकता है और कितना बड़ा गोल्ड का योगदान हो सकता है, ये हम लोग बताया और बोला कि ये जो एक जो मेजर है, ये मेजर का फल ये सब है। तो उसके लिए ये बरकरार रहना चाहिए जो गोल्ड का ड्यूटी जो कम हुआ है। नहीं तो बिकॉज गोल्ड का ड्यूटी बढ़ जाएगा तो जो अकाउंटिंग सिस्टम में जो गोल्ड नहीं आता है वो फिर बढ़ जाएगा। अभी जो अकाउंटिंग सिस्टम में इन आवर ओपिनियन गोल्ड का जो ग्रे मार्केट का जो ऑपरेशन है बहुत कम हो गया है। उसी के लिए जो रियल ऑफिशियल चैनल में जो इंपोर्ट हो रहा है उसी के लिए गोल्ड का जो फिगर्स अभी आ रहा है एकदम करेक्ट इंपोर्ट फिगर्स आ रहा है, और वही रहना चाहिए। और देश में जो रियल लाइफ जो हम लोग ऑफिशियल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिजनेस है और इकोनॉमी में योगदान है उसको बरकरार रहना चाहिए, ये हमारा मानना है और वो हम लोग रिकमेंड किया है। और हमारा हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी के हिसाब से गवर्नमेंट वही इंपोर्ट ड्यूटी रहना चाहिए। ये जो अभी जो आप बोल रहे हैं ये देश में जो आपका मीडिया से ही बहुत आया है कि ये हो गया, उसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम इट हैज बिकम वेरी लॉपसाइडेड एटसेट्रा, वो सबसे अभी बाहर आना चाहिए, इतना हम बोल सकते हैं। आप लोग भी थोड़ा पॉजिटिव रिपोर्ट कीजिए क्योंकि एक देश का फ्यूचर का सवाल है। वेल एब्सोल्युटली, इसीलिए मैंने वो ओपिनियन नहीं दिया, आपसे एक सवाल पूछा है। वेल एब्सोल्युटली, हमने स्ट्रॉन्गर नंबर्स आते हुए देखे हैं, कंट्री में लोगों ने खरीदा भी है, और कई लोगों जिनसे हमने बात की है, साबिसाची जी, उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ, आप दुबई से लेना बंद करके इंडिया में ही ले रहे हैं बिकॉज डिजाइन बेटर हैं और ड्यूटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्लियरली आप पॉजिटिव, जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल पॉजिटिव बोल रही हूँ। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, और ऑफ कोर्स क्लैरिटी देने के लिए इंपोर्ट नंबर्स को लेकर और बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं यहाँ पर देखने के लिए, उस पर भी चर्चा करने के लिए। वेल, बात अब यहाँ पर सोने के प्राइसेस की भी कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं ही। दिनेश जी, अब तक जो 2025 का ट्रेंड है, सोने में 1.5% की तेजी है, चांदी में 4.5% की तेजी है। तो अब तक तो चांदी यहाँ पर सोने से आगे है, लेकिन ये ट्रेंड कब तक जारी रह पाएगा? ये 2025 या 2024 की बात ही नहीं मनीषा जी। अगर आप सन 2000 से भी देख लेते हो तो गोल्ड की कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा है कि 25 सालों में मात्र 2 साल ऐसे रहे जहां नेगेटिव रिटर्न रहा है। मुझे लगता है इस साल भी 12 से 13% का रिटर्न इसमें गोल्ड में जरूर मिल सकता है। और जो शुरुआती रुझान है ये काफी पॉजिटिव है। मतलब अगर डेटा जॉब का डेटा देखते हो तो वो भी अच्छा आया है।
PMI डेटा देखते हो तो वो भी अच्छा आया है, इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस है वो भी कम है, और इसके बावजूद कल गोल्ड ने 78,000 का लेवल क्रॉस किया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर डिप मिलता है कहीं 77,800 77,820 के आसपास, तो यहाँ पर एक खरीदारी का अवसर ही ढूंढना चाहिए। और आज इवनिंग के सत्र में मुझे अभी भी लगता है कि 78,250 के लेवल ये जरूर दिखा सकता है। साथ ही साथ मेटल्स में कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अब तक कॉपर ने अपनी बढ़त यहाँ पर बना के रखी है। अगर पिछले साल 5.5% की तेजी थी, अब तक 4.5-5% की तेजी, 5-5.5% की तेजी के साथ इस साल में अब तक कारोबार है। जी, इस साल की शुरुआत ही कॉपर में काफी लोअर लेवल से शुरू हुई है। 790 के आसपास का लेवल था कॉपर का, और वहां से बढ़कर ये 825 826 आ गया है। जबकि जिंक जो 282 के लेवल के आसपास था वो 270 के लेवल के आसपास आ गया है। तो आज के सत्र में मुझे लगता है कि आज जिंक और एल्यूमिनियम में बढ़ोतरी होने की संभावना ज्यादा लगती है, और कॉपर जो है 827 27.5 के आसपास रुकता हुआ मुझे नजर आता है। तो आई थिंक 241 के आसपास एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए 244 के टारगेट के लिए, और 269.50 के आसपास जिंक बाय करना चाहिए 272.50 के टारगेट के लिए। कॉपर मुझे लगता है यहाँ पर होल्ड करेगा, यहाँ से बढ़ने की संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। 227 27.5 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर लॉन्ग हो। दिनेश जी, आप कहेंगे जो ये सारे के सारे ट्रेड्स हैं स्ट्रिक्टली 20 जनवरी तक हैं, उसके बाद ट्रेड ट्रेंड चेंज हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। मतलब ये पूरा वर्ल्ड एक कॉशियस मोड में आ चुका है, और मतलब ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनसे आने से पहले अपनी अपनी रिस्क मैनेजमेंट जरूर कर ले, या फिर वो कहते हैं फायरवॉल लगा के रख ले उस टाइप ऑफ चीजों। जी हाँ, एक रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि जो यूएस कनाडा से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है वो रिकॉर्ड हाईज पर है, कि उसके बाद पता नहीं किस तरह के टैरिफ्स लग जाएं। तो क्रूड प्राइसेस को लेकर अब क्या सेंस है? क्रूड ने नेशनल लेवल से हमने देखा था कि जब 5750 का लो बना था, वहां से ये 6450 का हाई बनाया है। मतलब मान लीजिए मनीषा जी, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तब भी क्रूड इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, जब हमास और इजराइल का युद्ध हुआ तब भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, कई बार क्रूड में कटौती हुई प्रोडक्शन में तब भी क्रूड नहीं बढ़ा। इसके बावजूद जब ये 6030 के ऊपर निकला तो ये 6470 के लेवल छुआ है इसने। मतलब हो सकता है कि चाइना के इकोनॉमी में कुछ रिवाइवल आ सकता है, वहां पर एक बार बढ़ोतरी हो सकती है, और उसी के चक्कर में क्रूड ने मूव लिया है। आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा 50 रुपया गिरने की संभावना और ज्यादा है। 6250 के आसपास अगर क्रूड आता है तो मुझे लगता है अब दोबारा एक बार खरीदारी का अवसर मिल सकता है। ये 6500 के लेवल मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक जरूर चलेगा। ऑल राइट, तो अभी 6300 है और 6500 तक के लेवल्स अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो एक डेफिनेट बाय वहां पर दिनेश जी की तरफ से आता हुआ। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपकी सारी बाय कॉल्स हैं आज की, चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हैं, बेस मेटल्स हैं, या फिर कच्चा तेल है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO इंडिया सचिन जैन के साथ खास बातचीत। मेरे साथ सचिन जैन जुड़ रहे हैं जो कि MD हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। सचिन, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समझ निकालने के लिए, और आपको 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा, थैंक्स फॉर गेटिंग। आप क्या कहेंगे 2024, अगर हम बाइंग के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर वर्ल्ड हमने देखा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आता हुआ। ETF में अच्छी खासी खरीदारी थी, एक इन्वेस्टमेंट सर्ज था, और सबको लगने लगा था कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना ही चाहिए, और सोने ने उन सबको रिटर्न दिया भी। क्या 2025 में यही ट्रेंड, यही सोच लेकर चलें? मेरे हिसाब से मनीषा, जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है ये लंबा दौर चलेगा, और 2025 में आप ये जो डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो की बात आपने उठाई है, ये बरकरार रहेगी। और इस पर कंज्यूमर एंड नॉट, और कई तरह के कंज्यूमर, एक मिडिल इनकम, हाई इनकम ग्रुप्स, और जैसे फैमिली ऑफिसेज का काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, और पिछले काफ़ी समय से हमारी पूरी टीम फैमिली ऑफिस के क्वेश्चन एड्रेस कर रही है, बिकॉज एक डाइवर्सिफिकेशन ये अभी शुरुआत हुई है और इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और जो जैसे रिटर्न एक गोल्ड ने दिया है पिछले साल, उसको देखते हुए एक जो सेफ हेवन है, एक राइट डाइवर्सिफिकेशन है, इस पर काफ़ी हमारा बढ़ोतरी मिलेगी। तो आई एम वेरी सर्टेन कि 2025 में तो बहुत अच्छे से हम लोग एक फाइनेंशियल जो एक रोल गोल्ड का है, और जितनी आर्गुमेंट गोल्ड की रहती है फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, विल स्टे ऑन। हम बहुत सारे लोगों से बात करते रहते हैं सचिन, और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हम 3000 का लेवल भी देखेंगे, शायद हम 2500 का भी देखेंगे। तो क्या हम 2025 में इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी के साथ आ रहे हैं? हमारा सुनना ये है कि एक तो हम प्राइस इंडिकेशन नहीं देते मनीषा, मगर एक जो आप देखिए जो स्तंभ हैं जिनके ऊपर ये चल रहा है, ये एक इंडिकेशन यही देते हैं कि गोल्ड का या तो स्टेबल टू स्लाइड ग्रोथ रहना चाहिए, विच इज परफेक्ट, विच इज हाउ इट शुड बी। ज़्यादा वॉलेटिलिटी ऊपर या नीचे दोनों तरफ ही खराब है। तो हमारे हिसाब से 2025 काफ़ी स्टेबल ईयर गोल्ड का रहना चाहिए। और जिसे कहते हैं कि ज्वेलरी की कंजम्पशन है और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कंजम्पशन है, हमारा हमेशा कहना ये रहता है कि लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म, थोड़ी दूरदर्शिता से अगर आप देखें तो गोल्ड विल ऑलवेज हमेशा ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। एक और चीज़ जो बहुत ही बज़ के साथ शुरू हुई है इस साल में, वो हॉलमार्किंग को लेकर है। वाइल गोल्ड ज्वेलरी इज़ मैंडेटरी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बुलियन की हॉलमार्किंग,
चांदी की हॉलमार्किंग, चांदी आर्टिफैक्ट्स की हॉलमार्किंग, इसे आप कैसे देखते हैं? हमारा सोचना ये है कि अगर किसी भी तौर पे एक ट्रांसपेरेंसी से और एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, उसमें एक हॉलमार्किंग आए तो बिल्कुल आनी चाहिए। और बड़े प्राउड होकर मैं बोलता हूँ कि जो ज्वेलरी हॉलमार्किंग है, हमारा ही एक पहला ऐसा देश है जहाँ पे ज्वेलरी हॉलमार्किंग मैंडेटरी है, इट्स बाय लॉ रिक्वायर्ड। आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि पूरा संसार हमारे देश से प्रेरित होकर कुछ चीज़ करेगा। तो इसमें अगर हॉलमार्किंग हमारी बुलियन ट्रेड में आती है तो इट्स अ गुड थिंग। सो इन द लॉन्ग टर्म एक कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस और गोल्ड की ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, इसको हम इसमें सपोर्ट करते हैं। आप बजट राउंड द कॉर्नर है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से आप क्या कहेंगे? अगर एक 1, 2, 3 आप हमें बता सकें जो आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्टर को गए हैं, तो क्या है? हमारा पहली चीज़ तो यह है कि धन्यवाद। कि एक तो पहले तो एक एक्नॉलेजमेंट और ग्रेटिट्यूड 9% ड्यूटी कट का एक कोई ड्यूटी कट हुई, लेकिन मोर देन ड्यूटी कट एक सरकार ने ऐसा स्टेप लिया कि पूरा जो हमारा बिजनेस है, पूरी इंडस्ट्री एक पार पे ऑपरेट कर रही है। पहले 2 दरों पे थी, एक ग्रे मार्केट चलता था, एक वाइट मार्केट चलता था। एक हाई, जैसे एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है उसको बहुत दिक्कत आती है नॉन ऑर्गेनाइज प्लेयर से, तो मेरे हिसाब से एक वो पूरा एक सिंपल एक सेंटेंस में हमारी रिस्पेक्टेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने वो पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट इज नंबर 1। और बाजार को डर लग रहा है कि ये रिव्यू तो नहीं हो जाएगा इस बजट में? मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, बिकॉज ये जो स्टेप लिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था, एंड दैट इज नॉट जस्ट इसको साल दर साल चेंज नहीं कर सकते, राइट? नहीं, वो तो वही कुछ भी चेंज हो सकता है, बट मेरा सोचना ये है कि जिस तरह के स्टेप्स आज की डेट में हमारी सरकार ले रही है, इतने महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं, बड़े स्टेप्स हैं। ये स्टेप एक हमारे देश को एक सर्टेन दिशा में लेके जा रहे हैं, और दिशा चेंज मेरे को नहीं लगता होनी चाहिए इतनी जल्दी, जो नहीं होगी। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं मार्केट में, उनको वो ज़रूर एनालाइज कर रहे हैं। तो हमारी कई सारी ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई हैं तो उसके समझने के इसकी जो ड्रॉप हुआ है, बड़ा ईजी है कहना कि जी गोल्ड की इंपोर्ट बढ़ गई, लेकिन इसके साथ और बहुत चीज़ें हुई हैं। और इस साल के एंड में आप पहली बार देखेंगे कि गोल्ड का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे कितना है, हमारी एम्प्लॉयमेंट कितनी है, और हमारा एक देश को जो हम योगदान देते हैं वो कितना है। तो आई थिंक दैट विल कम आउट पहली बार इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, एंड इसका सपोर्ट हमें मिलेगा। इससे कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे कनेक्टेड चीज़ें हैं कि आपका जीएसटी कलेक्शन है, आपका कंज्यूमर जो दुकान में आता है उसको कैश की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम पूरा इम्पैक्ट हुआ है इससे, जो आई एम श्योर थोड़ा समय लगेगा टू गिव द रियल रिजल्ट। ओके, तो ये तो वन हुआ, ये वन हुआ। फिर आप देखिए सेकंड हमारा एक है कि डिजिटल गोल्ड एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो अपनी एक इट्स गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर ओवर द इयर्स। बड़ा इजी प्रोडक्ट है, यंगस्टर्स को आप देखें वो बहुत समय अपनी जब उठे हुए ज़िंदगी में फ़ोन पे ही रहते हैं, और बड़ा इजी प्रोडक्ट के साथ है, लेकिन ये अभी रेगुलेटेड नहीं है। तो हमारा हमेशा एक वो रहता है कि एक कंज्यूमर को जब वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में करे तो उसको एक रेगुलेशन या किसी गारंटी और किसी प्रूफ के साथ वो एक करे। वो भी एक एरिया है जिसमें हमने रिक्वेस्ट करी है सरकार से कि इसको रेगुलेशन लाया जाए, सो दैट एक कंज्यूमर ऑन द स्ट्रीट या कंज्यूमर ऑन द फोन इज नॉट सॉर्ट ऑफ चीटेड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और तीसरा हमारा है कि ईटीएफ में हमारे कई सारी चीज़ें हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी हैं फंजिबिलिटी को लेके, कि ईटीएफ जो है, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, हाउ कैन ईटीएफ बी वर्किंग विद द ज्वेलरी कम्युनिटी, कि अगर मेरे अकाउंट में मानिए 100 ग्राम ईटीएफ है तो मैं इसको अगर इन कैश कर पाऊँ तो एक ईज ऑफ माइंड कंज्यूमर के दिमाग में आएगा। तो ये इस पर हम काम कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट से डिस्कस कर रहे हैं। सचिन, ऑल्सो किस तरह के इम्पोर्ट्स, अब आप किसी एक फाइनल फिगर पे पहुंच पाए हैं कि कितने इम्पोर्ट्स हमने पिछले साल में देखे हैं? मनीषा, हमारा प्रोजेक्शन था 700 से 800 टन, और हमारा अभी सोचना ये है कि उसी रेंज में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, जैसे आप इस साल 2024 में इतनी बढ़ोतरी हमने गोल्ड के प्राइस में देखी है, तो उसी टन को मेंटेन करने के 2 रीजंस रहे हैं। एक तो एक ग्रे बिजनेस कंप्लीटली बंद है, तो आप राइट नंबर देख रहे हैं। सेकेंडली एक रिफ्लेक्शन हमारे देश की जो ये प्रगति हुई है, जो हमारी स्ट्रेंथ है आज की डेट में, उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। सो आई थिंक द नंबर शुड बी बिटवीन 700 to 800 टन। अनदर 2 हमारे 2 हफ्ते में एग्जैक्ट नंबर्स आ जाएंगे, बट इट्स बीन अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर अस। अब 2025 की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आई अंडरस्टैंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने काफ़ी सारा यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है टू एंश्योर कि गोल्ड की अवेयरनेस, गोल्ड के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैले। 2025 के लिए अब क्या प्लान्स हैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अवेयरनेस को लेकर? सबसे पहला तो मनीषा, थैंक यू। आप अब हमारे से 2025 के जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हम लोग लेना चाहते हैं इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के द्वारा। तो हमारे ये है, तो पहला हमारा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में अनवील करी थी करीब 6 महीने पहले। उसकी पहली रजिस्ट्रेशन 2 महीने में चालू हो जाएगी। उसकी टीम तैयार हो रही है, और उसका पर्पस ये है कि एक ट्रस्ट का एक जो एलिमेंट, एक डेफिसिट है हमारी इंडस्ट्री में, वो मिनिमाइज हो।
और हम अच्छे से काम कर पाएं। अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस स्मॉल है या लार्ज है, दैट शुड नॉट मैटर। अगर आपकी दुकान जवेरी बाजार में है या चांदनी चौक में है, तो आपको बिजनेस अच्छे से करना है तो कैसे करा जाए। तो पूरी इंडस्ट्री को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। तो ये पहला है IAGES, इंडिया एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस स्टैंडर्ड्स, जो अब अनवील हो रही है इंडस्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्री बोर्ड में है और उसको आगे बढ़ाएंगे। दैट इज़ वन। सेकेंडली हम लोग एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसका नाम है स्वर्ण उड़ान 2047, और इसमें हम लोग ग्लोबल जो वर्ल्ड के बेस्ट फ्यूचर थिंकर्स हैं उनको लेके आए हैं, सारी इंडस्ट्री को हम कंसल्ट कर रहे हैं, और द इंटेंशन है कि सरकार के साथ हम एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं कि 2047 में अगर हमारा देश एक विकसित भारत हो जाएगा, हम डेवलप्ड नेशन होंगे और हमारी $30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, तो उसमें गोल्ड का रोल क्या है, उसमें गोल्ड का रोल इनोवेशन के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, GDP के लिए क्या है, और उसकी तैयारी इंडस्ट्री को 2040 के लिए, 2030 के लिए और आज क्या करना है। तो ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। और तीसरा हमारा अगेन जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उसको हम बोल रहे हैं प्रोजेक्ट हाईवे। उसमें हम लोग जी, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक हम हाईवे बना रहे हैं जस्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, तो एक इमोशनल थीम के साथ, जो एक टैगलाइन, जैसे मैं पहले डिबेयर्स में था तो हमारा एक बड़ी मशहूर टैगलाइन थी, हीरा है सदा के लिए, हम उसकी इक्विवेलेंट इन गोल्ड इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, और जो पूरी इंडस्ट्री यूज कर सके, और सारे बड़े रिटेलर्स आर ऑन बोर्ड, और हम एक गोल्ड को एक कंसिस्टेंट तरीके से कम्युनिकेशन करके कंज्यूमर के पास लेके जाएंगे। इसमें ट्रेनिंग हो रही है पूरे इंडिया में फॉर सेल्स एम्बेसडर्स। हम करीब 17 नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं जो हर रिटेलर को दी जाएंगी, कि अपनी दुकान में ला के दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द नेक्स्ट डोर रिटेलर जो एप्पल आईफोन बेच रहा है या नाइकी शू बेच रहा है, बट एक अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट। एंड चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सो बेसिक रिटेल को लेके हम रिटेल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑलराइट, अगर 2024 आपके लिए अच्छा साल था तो 2025 उससे भी बेहतर रह सकता है। आप किस तरह से खरीदें, कैसे उसको सेव करें, कैसे इन्वेस्ट करें, इसके ऊपर क्लियरली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल काफी कुछ यहाँ पर लेके आ रहा है। शुक्रिया सचिन, बहुत ज्यादा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।